हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ का भी भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का लेने वाले हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे अमेंडमेंट होता है, क्या इसके फीचर्स होते, कितने प्रकार का अमेंडमेंट हो सकता है और स्टेट्स का इनमें क्या रोल होता है, क्या स्टेट्स का कोई रोल होता भी है या सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर है अमेंड करने का। ठीक है, तो जानते हैं, इस लेक्चर सीरीज़ में शुरू करते हैं। लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs। जैसे कि और सारे संविधानों में ये प्रावधान किया गया है कि उसका अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कि उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं जैसे जैसे समय समय पर ये नीड होगी कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए तो ला सकते हैं। ठीक है, However, the procedure laid down for its amendment is neither as easy as in Britain nor as difficult as in USA। यानी कि ब्रिटेन में बहुत आसान है अमेंडमेंट करना और यूएसए में थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में क्या है, इसका मिक्सचर है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। यानी कि दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ मैटर्स में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अमेंड करना और कुछ मैटर्स में वेरी इजी, वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो अब जानते हैं कि किस आर्टिकल में गिवन है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 में गिवन है और ये पार्ट 20th है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, आगे जानते हैं क्या है प्रोसीजर अमेंडमेंट का, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 एज फॉलोज। क्या क्या है वो जानते हैं। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पज इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। यानी कि जब अमेंडमेंट लाना होगा तो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है और ये एक बिल के फॉर्म में होता है, जैसे अदर बिल्स होते हैं वैसे इसका भी बिल लाया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जानते हैं। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल कोई भी ला सकता है, कोई मिनिस्टर ला सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है और इसके लिए कोई पहले से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। ये सभी को पता है, स्पेशल मेजोरिटी में एक तो टोटल मेंबरशिप आ जाती है और प्लस 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, जो प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जानते हैं। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मतलब कि प्रत्येक जो भी दो हाउसेज हैं उनको सेपरेटली पास करना होगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, मान लीजिए कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति बन जाती है, तो कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पासिंग ऑफ द बिल। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। यानी कह रहे हैं कि कोई फेडरल स्ट्रक्चर या कोई फेडरल प्रोविज़न को हमें अमेंड करना है तो उसमें क्या होगा कि आधे राज्य भी इसमें क्या करेंगे, शिरकत कर देंगे। ठीक है, इनका भी रोल आ जाएगा। तो क्या होगा कि उसको रेटिफाई करेंगे हाफ ऑफ द मतलब क्या कह रहे हैं, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि मेरे ख्याल से एक तरह से अनुमोदन करना, अप्रूवल करना। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा होगा, अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे कि कोई भी ट्रीटी साइन होती है तो पहले तो साइन हो जाती है, फिर उसका रेटिफिकेशन होता है, फिर उसका इन्फोर्समेंट होता है। ठीक है, इस तरह से वो प्रोसेस होता है। वैसे यहाँ पे भी है कि अगर मान लीजिए इफ़ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द Constitution, it must also
be ratified by the legislatures of the half of the state by simple majority. और simple majority का क्या मतलब होता है? That is a majority of the members of the house present and voting. जितने present है वही वोट कर देंगे और फिर वो बिल पास हो जाएगा. 6 पॉइंट जानते हैं. आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स वेर नेसेसरी द बिल इज़ प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी ठीक है, प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, वो असेंट कर देंगे यानी कि हस्ताक्षर कर देंगे. असेंट का मतलब ये होता है अनुमति दे देंगे. ठीक है. 7 पॉइंट क्या है? द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल. ही कैन नाइदर विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. अमेंडमेंट के केस में क्या होता है, इसमें ये वापस नहीं कर सकते, रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, साइन करना होगा इन्हें. ठीक है. इसमें कोई उनका वो नहीं होता कि पॉकेट विटो कर लें या कुछ कर लें, इसमें नहीं होता है. ठीक है. 8th पॉइंट जानते हैं. आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट. जैसे ही साइन हो जाता है प्रेसिडेंट का, असेंट दे देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो मतलब वो बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है. ठीक है. कितने टाइप्स का अमेंडमेंट होता है वो जान लेते हैं. Article 368 provides for the 2 types of amendments, that is by a special majority and also through the ratification of half of the states by a simple majority. But some other articles provide for the amendment of certain provisions of the Constitution by a simple majority of the Parliament, that is by a majority of the members of each house present in voting, similar to the ordinary legislative process. Notably, these amendments are not deemed to amendments of the कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 368. यानी जो सिंपल मेजोरिटी से जितने अमेंडमेंट्स होते हैं उनको अमेंडमेंट मानते भी नहीं हैं, क्योंकि उसमें जितने लोग हाउस में जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वही वोट कर देते हैं. यस और नो हो जाता है, यस की तरफ ज़्यादा चल तो अमेंड हो जाता है, नहीं हुआ नो की तरफ ज़्यादा है तो फिर अमेंडमेंट नहीं होता है. इस तरह से तो इसको मान भी नहीं रहे हैं. ठीक है. तो आप जानते हैं कि देयर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट इन 3 वेज. 3 वेज कौन कौन से हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है? तो अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर. ठीक है. 3 तरह से बता ही दिया मैंने पहले कि एक सिंपल मेजोरिटी के तहत हो सकता है, एक स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड स्पेशल मेजोरिटी में ही रेटिफिकेशन हो जाता है. स्टेट्स जो मतलब मान लीजिए 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों का रेटिफिकेशन होना चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मैटर अमेंड होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. आगे जानते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल प्रोसेस जान लेते हैं कैसे अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. तो अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368. यानी आर्टिकल 368 जो पार्ट 20th है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सिंपल मेजोरिटी के तहत कौन कौन सी चीज़ें अमेंड हो सकती, कौन कौन से उसमें चीज़ें दे रखी हैं वो जान लेते हैं थोड़ा सा. और इसको सिंपल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट होता है उसको अमेंडमेंट मान भी नहीं रहे अंडर आर्टिकल 368. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है. तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो अमेंड हो सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी? जैसे कि पहला है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. यानी कोई नया राज्य बनना है, कोई नया राज्य का एडमिशन होना है तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए. दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स और एग्जिस्टिंग स्टेट. यानी नाम कुछ बदलना है, कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं बाउंड्रीज़ में स्टेट्स की और कोई नया राज्य बना रहे हैं तो भी ज़रूरत केवल सिंपल मेजोरिटी की है. ठीक है. तीसरा है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट. यानी कि आपको पता है कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, अगर उनका एबोलिशन होना है, उनका क्रिएशन होना है तो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा. 4th पॉइंट है सेकंड शेड्यूल एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर्स, द स्पीकर्स, जजेस. यानी कि इनकी जो सेकंड शेड्यूल में जितने अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, इसका भी सिंपल मेजोरिटी से वो बदल सकते हैं. ठीक है. 5th है कोरम इन द पार्लियामेंट. ठीक है. कोरम सबको पता है. 6th सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है. रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज़, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ प्यून जजेस इन द Supreme Court, conferment of more jurisdiction on the Supreme Court, use of official language,
सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप समझ ही रहे होंगे। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और 6th शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इन सब को क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसमें देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, किन किन प्रोविजंस को कर सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय द special majority of the parliament, that is a majority of the total membership of each house and a majority of the 2/3 of the members of each house present in voting. The expression total membership means total number of members comprising the house irrespective of the fact whether there are वैकेंसीज और एब्सेंटीज, यानी कि यहाँ टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि मान लीजिए राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो टोटल मेंबरशिप होगी उसका जो होता है वो होगा, और मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ मेंबर्स, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि आपका जो हाउस, मान लीजिए हमने राज्यसभा का उदाहरण लिया, राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, तो उसका जो 2/3 होगा वो प्रेजेंट जो होंगे वो वोट करेंगे, ठीक है, उनका मतलब अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बिल लाए, किसी पार्ट को अमेंड करना है, तो उसमें मेजोरिटी जो डिसीजंस होते हैं वो इसी वाले अमेंडमेंट से लिए जाते हैं, यही बात कह रहे हैं ना। मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड बी टू बी amended by the special majority of the parliament, that is majority of the total members of each house and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 250 टोटल मेंबरशिप होती है, आपको पता होना चाहिए राज्यसभा की। अगर मान लीजिए लोग, क्योंकि यहाँ सेपरेटली होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाउस में होगा, दोनों हाउसेस में होता है, सेपरेट होता है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्पेशल मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग at the 3rd reading stage of the bill, but by way of abundant caution, the requirement for special majority has been approved for in the rules of the House in respect of all effective stages of the bill. तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी है, ये जब, क्योंकि बिल की 3 रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है, तो ये 3rd स्टेज में कंपलसरी है, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है कि इस समय ये वाला प्रोविज़न, यानी टोटल मेंबरशिप भी होनी चाहिए और उसका 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोट करना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, वोट करना चाहिए, ठीक है, उनका भी 2/3, ठीक है। अब जानते हैं कि प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस वे इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी एंड ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय द 1st and 3rd कैटेगरीज, यानी कि सिंपल मेजोरिटी और हाफ वाला जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं, उनको छोड़ के जो बाकी सारे प्रोविजन इसी के थ्रू अमेंड होते हैं, ये कह दिया लास्ट में, ठीक है। अब जानते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये तीसरा है, ठीक है। These provisions of the constitution which are related to, कह रहे हैं कि इसमें वो provisions हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, यानी कि कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ द half of the state legislatures by a simple majority. If one or some or all the remaining states take no action on the bill, it does not matter. The moment half of the state give their consent, the formality is completed. मतलब इसमें कह रहे हैं कि अगर अदर स्टेट्स नहीं भी चाह रहे हैं तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, अगर हाफ, यानी अभी प्रेजेंटली 28 राज्य हैं, 14 राज्यों ने कंसेंट दे दिया, स्वीकृति दे दी, तो बाकी राज्य करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि जब बिल आता है तो एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन दिस वे, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ठीक है। सेकेंड है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कोई लेजिस्लेटिव पावर का कोई बंटवारा होना है
तो ये इसके लिए क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स का कंसेंट होना चाहिए, तभी ये चीज़ें अमेंड हो सकती हैं। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी 7th शेड्यूल में आपको सभी को पता है 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन, कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है। और क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, मान लीजिए कि कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी। नेक्स्ट है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर, ये भी जो है, ये जो पावर अंडर 368 है, इसको भी जो अमेंड करने का है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा प्लस हाफ स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म जान लेते हैं कि इस अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है। ठीक है, आगे जानते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म बता रहे हैं, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एज इन यूएसए। यूएसए में क्या है कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक कन्वेंशन बॉडी है, तो वो सारे अमेंडमेंट्स करती है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पार्लियामेंट ही करती है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज रेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑन ओनली फ्यू केसेस इन द स्टेट, बहुत कम केसेस में ही स्टेट को थोड़ा सा, जहाँ पे वहाँ पे हाफ स्टेट्स का कंसेंट रिक्वायरमेंट है, बस वहीं पे ही है, बाकी तो पार्लियामेंट ही करता है। ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट, ये मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड करने का है वो पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है। Hence, unlike in USA, the state legislature cannot initiate any bill or proposal for amending the constitution except in one case, that is the passing a resolution requesting the parliament for creation or abolition of legislative councils in states। सिर्फ जब legislative council का abolition होना है, creation होता है, तब state parliament को एक तरह से proposal भेजता है, initiate करता है वहाँ पे, अदरवाइज तो क्या है, पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर्स हैं। ठीक है। तीसरा बता रहे हैं, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन आइदर बाय स्पेशल मेजोरिटी और बाय सिंपल मेजोरिटी, ओनली इन फ्यू केसेस द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है। यहाँ पे देखिए हाफ स्टेट्स का है, यूएसए में क्या 3/4 चाहिए। ठीक है। ओके, आगे जानते हैं। The Constitution does not prescribe the time frame within which the state legislature should ratify or reject an amendment submitted to them। पहले भी बताया, ये एक तरह से क्रिटिसिज्म बन सकता है, स्टेट्स को कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि इतने समय में ही आपको कंसेंट दे देना है, तो बहुत समय तक बिल पड़े रहते हैं। ठीक है। या फिर कई इसमें चीज़ें हैं कि मान लीजिए बिल ले आते हैं, फिर कुछ नया वो क्रिएशन हो जाता है, स्टेट्स ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से इनको क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए विद इन 2 वीक्स, विद इन 1 वीक, विद इन 15 डेज़, कुछ तो ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए था जिसके तहत थोड़ा सा स्पीडी प्रोसेस हो जाता। अगर वो मेंशन कर देते कि इतना ही टाइम लिमिट आपको मिलेगा, आपको इतने समय में ही अपना कंसेंट दे देना है स्टेट्स को। ठीक है। तो एक तरह से ये क्रिटिसिज्म है। 5th पॉइंट जानते हैं, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इफ देयर इज़ अ डेड लॉक ओवर द पासेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं कॉल की जा सकती। अगर कोई डेडलॉक, कोई कह सकते हैं डेडलॉक का यहाँ मतलब होता है कि राज़ी नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए कोई विवाद हो गया बिल के ऊपर, तो उसके लिए हाउसेस के बीच में ही हो गया, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं होना चाहिए, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं गिवन है, तो इस तरह से एक क्रिटिसिज्म बनता है। 6 जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ टू अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि जैसे कोई विधान बनता है, कोई कानून बनता है, उसी तरह का ये भी होता है, एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आर टू बी पास बाय द पार्लियामेंट इन द सेम वे एज ऑर्डनरी बिल्स की तरह ही पास होता है। ये भी एक तरह से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है। द बिल्स द प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट प्रोसीजर आर टू स्केची, हैंस दे लीव वाइड स्कोप फॉर द मैटर्स फॉर टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी के पास भी कई बार मैटर चला जाता है, बहुत स्केची है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं होती है कई बार। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके क्रिटिसिज्म में। ठीक है। केसी वियरे क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा तारीफ़ कर दे रहे हैं यहाँ पे, केसी वियरे स्ट्राइक्स कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में कह रहे हैं कि ना ही ये टू फ्लेक्सिबल है ना ही टू रिजिड है, तो मिला जुला है, तो एक तरह से इट्स गुड।
ठीक है, बीच में हमेशा मध्यम मार्ग यहाँ पे है। अगर आप फिलॉसफी की भाषा में जाने तो ये मध्यम मार्ग ही हो गए। ठीक है, आगे जानते हैं थोड़ा सा। आप ये समझ लीजिए जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो इंडिया में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, इसीलिए ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। द असेंबली हैज़ नॉट ओनली रिफ्रेन्ड फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफॉलिबिलिटी जो भी प्रोनाउंसिएट कर लीजिए अपॉन दिस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिनाइंग द पीपल द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन कैनेडा और बाय making the amendment of the constitution subject to the fulfillment of extraordinary terms and conditions as America or Australia has provided for a facile procedure for amending the constitution। कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अलग है, बहुत यूनिक है। यहाँ पे देखिए स्टेट्स को भी थोड़ा सा इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर कहीं कुछ हो रहा है तो उस मैटर्स में प्रोविजन में स्टेट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी का भी है, सिंपल मेजोरिटी को मान ही नहीं रहे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी है, स्पेशल मेजोरिटी भी है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह से सबको लेकर चलने का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर माना जाता है। केसी वेरे कह रहे हैं कि वैरायटी है अमेंडमेंट प्रोसेस में, तो इस तरह से भी ये बहुत ही सुंदर संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ। और इसके साथ ही हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ जान लिया होगा और इससे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक एडिशन मिल रहा होगा आपको मेरे इन लेक्चर वीडियोस के थ्रू। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे।